कि सक्सेस यानी कि सफलता की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन देखिए मेहनत जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है? देखिए आज है 17 जून और आज की वीडियो में 17 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं इनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कहते हैं, ये किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस को हम 16 जून को हर साल मनाते हैं। और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की थीम है डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। और आपको बता दूं 16 जून का जो ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का, ये दिन विदेश में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। और देखिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस था ये 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो देखिए जो चीन की सरकार है इसने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते जितने भी भारतीय थे उन पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंध को जो है अब हटा दिया जाएगा। देखिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार उन छात्रों के लिए भी विचार कर रही है जो चीन में अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत में बैठे हैं। देखिए भारत से बहुत सारे बच्चे चीन में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, चीन में एमबीबीएस करने भी जाते हैं, ठीक है? आपने पेपर में ऐड देखा होगा, एमबीबीएस इन चाइना ओनली इन 10 लैक्स, ठीक है? 10 लाख में एमबीबीएस करें चाइना में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चीन में पढ़ने जाते हैं। और कोरोना जब से स्टार्ट हुआ था उसके बाद से बहुत सारे बच्चे वहाँ से वापस भारत आ गए थे और तब से भारत में ही बैठे हैं। तो चीन की सरकार चाहती है कि अब जो है ये भारतीय छात्र वापस चीन आएँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें और अपने देश में जाएं। और देखिए चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जी जिनपिंग। और चीन की कैपिटल है बीजिंग। और चीन की पॉपुलेशन है 140.21 करोड़। और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। और देखिए जो चीन की मुद्रा है यानी कि करेंसी है रेनमिनबी, एक और यूनिट है इसका नाम है युआन, ठीक है? तो युआन और रेनमिनबी ये दोनों जो है चीन की मुद्राएं हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको मैं बताता हूँ, मतलब इस वीडियो में क्या, मतलब डेली हर वीडियो में जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ एक एक लाइन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई होती हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को रिवाइज कराते रहता हूँ। तो उनको ध्यान दिया कीजिए, नोट किया कीजिए, ठीक है? और तीसरा प्रश्न है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो देखिए भारत की जो पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट है ये हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में जो तेलंगाना की सरकार है इसने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड अल्स्ट के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। तो याद रखिएगा भारत का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज जो है ये अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने परसेंट हिस्सेदारी हासिल करेगी यानी कि खरीदेगी? तो देखिए जो आपका टोटल एनर्जी कंपनी है कहाँ का? फ्रांस का। ये जो है गौतम अडानी के हरित हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सेदारी हासिल करेगी। देखिए अभी हाल ही में गौतम अडानी ने जो है अपने स्टेटमेंट में बताया था कि ये जो है संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जो फ्रांस की फर्म है जिसका नाम है टोटल एनर्जी, इसके साथ जो है इन्होंने ये साझेदारी की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दिया गया है? तो देखिए अनिवार्य मृत्युदंड की सजा मलेशिया में समाप्त हो गया है। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं इस्लामिक देश जहां पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता है और वो अनिवार्य भी होता है, मतलब उसको जो है अगर किसी ने गलती कर दी तो उसको मरना ही है, ठीक है?
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने चोरी कर ली है, चोरी करने के बाद जो है उसको थोड़ा-सा सुधरने का मौका देना चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन अनमोल है और किसी के जीवन को समाप्त करने का अधिकार आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसको मृत्यु भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हर देश में सख्त कानून बना है कि ठीक है, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, मर्डर करेगा तो उसको भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। मलेशिया की सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराधों के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। यानी कि अब छोटे मोटे अपराध कोई करेगा तो उसको जो है सीधे फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा, उसको छोटी मोटी सजा दे दी जाएगी। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए ये फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि इन देशों में मौत की सजा वाले अपराधों में हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, अपहरण और आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल शामिल है। यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, जो इस्लामिक देश मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी का मर्डर कर देता है तभी उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। और कोई मादक पदार्थों की यानी कि नशीली पदार्थों जैसे कि हेरोइन हो गया, चरस हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, तो इसकी तस्करी कर रहा है तो उसको भी जो है मृत्युदंड दिया जाता था। आतंकवादियों को भी तो देखिए आतंकवादियों को तो दिया जाना ही चाहिए। अपहरण यानी कि किडनैपर्स को भी जो है मृत्युदंड की सजा। आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल यानी कि रिवाल्वर, गोला बारूद जो भी है इसका इस्तेमाल करने वाले जो है लोगों को भी मृत्युदंड का सजा दिया जाता था। तो अब जो है सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग सजा की कैटेगरी के हिसाब से जो है मतलब अपराध की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन वाली सजा दी जाएगी, ना कि सीधे मृत्युदंड। देखिए मलेशिया की अगर बात करें हम, तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। और करेंसी यहाँ की है मलेशियन रिंगिट और पॉपुलेशन है 3.24 करोड़। और ऑफिशियल लैंग्वेज है मलेशिया की मलय। और देखिए छठवां प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। याद रखिएगा इसको। देखिए पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेजने में सक्षम मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है। देखिए ये जो नियुक्ति मैं बताने जा रहा हूँ सबके नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भी हाल ही में आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन, रविंद्र एच ढोलकिया, इन चारों लोगों को रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और आपको बता दूं जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ये तिथि रट लीजिए अगर आप कंपटीशन में 1 नंबर अनिवार्य रूप से पाना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये पूरे भारत में जो है बैंकर्स ऑफ बैंक यानी कि सभी बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी कि सभी बैंकों का बाप है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इनके बारे में प्रश्न ये पूछा गया कि शक्तिकांत दास किस क्रम के भारत के आरबीआई के जो है गवर्नर हैं। तो शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस स्थान के बीच भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। तो देखिए जो भारत गौरव योजना है इसके तहत जो भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा है ये कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में हाल ही में शुरू की गई है। देखिए भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था। और इस थीम का उद्देश्य भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शन करना था। देखिए जो भारत गौरव ट्रेन है इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं, तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत गौरव ट्रेन की विशेषता है या फिर नहीं है। तो अगर आप ये सारी लाइनें याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी विशेषता जो है ये भारत गौरव ट्रेन की है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए। देखिए भारत गौरव ट्रेन जो है ये किसी भी आपात स्थिति के लिए बोर्ड पर एक डॉक्टर की नियुक्ति करेगा। और ट्रेन को किसी भी तरह से नुकसान से बचाने के लिए जो आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स है इसके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगाई जाएगी।
और देखिए जो बोर्ड है इस पर इलेक्ट्रीशियन और एसी मैकेनिक और अग्नि और सुरक्षा अधिकारी होंगे। ट्रेन का जो रखरखाव है ये ब्रांडेड हाउस कीपिंग सेवा प्रदाताओं के द्वारा किया जाता है, जो कि नियमित अंतराल पर उपयोगिता क्षेत्रों को साफ करेंगे। और कैटरर्स पारंपरिक शाकाहारी मेनू रखने में अनुभवी और समृद्ध है। यात्रा के दौरान यात्रियों का मनोरंजन करने के लिए कोचों में उच्च बास साउंडिंग स्पीकर और एक ऑन रेल रेडियो जॉकी लगे हैं। और देखिए यात्रा को सुखद बनाने के लिए भक्ति गीत, आध्यात्मिक कहानियाँ और लाइव इंटरव्यू होंगे। और पूरी तरह से विषाक्त मुक्त और धुआं मुक्त होगी जो भारत गौरव ट्रेनें होंगी। देखिए धुआं मुक्त कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी तभी धुआं मुक्त होंगी। नवा प्रश्न की हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र का पुणे है, पुणे में जो है एक प्लेस है देहू, ठीक है। तो पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दूं संत तुकाराम जो है ये एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग, भक्ति, कविता और कीर्तन के रूप में जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता है। और ये जो है कहाँ पे निवास करते थे, पुणे के देहू में, इसलिए पुणे के देहू में इनका जो शिला मंदिर है ये बनाया गया है, ठीक है। तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने हाल ही में पुणे के देहू में किया है। और अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितना था। देखिए ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा। देखिए मई 2022 में भारत का व्यापार घाटा था 24.29 अरब डॉलर। देखिए मई का व्यापार घाटा आयात में उछाल से बढ़ा, जो सालाना आधार पर 62.83% बढ़कर 63.22 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 20.55% बढ़कर 38.94 अरब डॉलर हो गया। देखिए यूरोप में युद्ध की वजह से अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद मई 2022 में इंजीनियरिंग सामान का निर्यात सालाना आधार पर 12.65% बढ़कर 9.71 अरब डॉलर हो गया। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया है, बताइए। और नहीं पता इस प्रश्न का उत्तर तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया है, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर 13 से 24 जून 2022 तक भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडिया इंडो कॉर्पेट आयोजित किया गया, बताइए। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। अगर मेरा पहला प्रश्न था कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं हम। और नेक्स्ट था कि एंजेलो मैथ्यूज, देखिए एंजेलो मैथ्यूज जो है इनको मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और तीसरा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीता है हरियाणा ने। और इसके बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई थी परसों के वीडियो में, उसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चौथा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है जिसमें, तो देखिए इसमें पहली बार हिंदी का उल्लेख किया गया है। पांचवा था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद हेतु 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है, तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। इसको लाइक कर दीजिएगा तुरंत और इसको शेयर कर दीजिएगा कम से कम 2 लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।